नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज से आपकी मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है और जो आपको मैथ पढ़ाएंगे आशीष सर, वे मेरे बेहद अच्छे मित्र रहे हैं और देखिए वो अपने विषय काफ़ी बेहतरीन और शानदार अध्यापक हैं और उनका जो अनुभव रहा है अध्यापन फील्ड में या अध्यापन के क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छा रहा है। आशीष सर ने और मैंने एक साथ पढ़ाने की शुरुआत की थी, एक ही सेंटर से हमने शुरू किया था और वो इस यात्रा में भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, इसलिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आप ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आशीष सर को बुलाते हैं। आइए मिलते हैं आशीष सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पिलानिया आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आशु सर ने बताया कि आज से आपकी नई क्लास मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। मैथ होता क्या है? हाँ, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें पढ़ना नहीं है, जिसको हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको न पढ़कर हम उसके बारे में सीखेंगे। वो मैथ होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, क्या करना है। तो व्हाट इज मैथ? मैथ क्या होता है? मैथ को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स यानी कि गणित। हमारे लिए तो ये गणित होता है, मैथमेटिक्स तो CBSE वालों के लिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स ये आया कहाँ है? मैथमेटिक्स वर्ड आया कहाँ से? तो मैथमेटिक्स वर्ड आया है ग्रीक भाषा के मैथमा वर्ड से। और मैथमा वर्ड का मतलब क्या होता है? मैथमा वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। तो ऐसे आप मान सकते हैं कि जिसके मैथ आता है उसके पास नॉलेज भी है, वो बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। ठीक है, तो मैथ आता है तो उसको नॉलेज भी है। तो नॉलेज है तो ये कहाँ से आया है? मैथमेटिक्स से, ग्रीक भाषा से आया है, मैथमा वर्ड से लिया गया है। इसके मतलब होता है नॉलेज। तो ठीक है, मैथ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे हम देसी हैं तो देसी भागों में डिवाइड करेंगे। वैसे क्या होता है? मैथ MATHS। तो मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होती है? मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। वैसे असल में मैथ की फुल फॉर्म होती है मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। लेकिन हम इसको क्या मानते हैं? हम मानते हैं इसको मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट। तो मेरे हैंडसम स्टूडेंट हो तो हमें इसके ऊपर ध्यान न देते हुए हमें इसके बारे में मेंटल अटैक टू हैंडल सिचुएशन, जिस सिचुएशन को हम हैंडल कर लेंगे अपने दिमाग की शक्ति से, दिमाग की पावर से, तो हमें इस इक्वेशन को लेकर चलना पड़ेगा। तो मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, तो इसको हम दूर ही रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें मैथ का पता चल गया, मैथ होता क्या है। तो दोस्तों हमें x और y की वैल्यू निकालनी आ गई, तो फिर हमें क्या हो गया? हमें मैथ आ गया बिल्कुल। तो हम उसको मैथ को निकाल सकते हैं। तब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, हमें नंबर को अरेंजमेंट करना आ गया है, एक नंबर को कहाँ से कहाँ लिखना है, क्या से क्या करना है, तो उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को हम डिनोट किससे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं n से, बड़ा n से। क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हुआ उसको ऐसे नहीं पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो आपको ऐसे लिख देंगे n और उसके नीचे लिख देंगे संख्याएं अलग अलग। कोई भी संख्याएं होगी, जैसे 5√5 हो गया, 1/3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया। तो इसमें ऐसे पूछ के
अन लिख के कि अन कौन सा है, तो अन कौन सा हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को हम अन से डिनोट करते हैं। तो अन से डिनोट करते हैं तो उसको हमें पता चल जाएगा कि इसमें √5 प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे इसको। 1/3 प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, 0 प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। तो क्या बचा 4 एक प्राकृतिक संख्याएं है, तो इसका आंसर हमें ऐसे देना है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें करना है प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हमें पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं होती है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसके वैल्यू, किसी की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो इन्फिनिटी को हमें याद जरूर करना है, लेकिन इसको लिखना नहीं है। इस पर लिखेंगे तो कोई भी वस्तु हुई उसको इन्फिनिटी कैसे बोल सकते हैं, तो उसको हम इन्फिनिटी को हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हमें पता चल गया प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको डिनोट करते हैं एन से, और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट किसको कर सकते हैं, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, कोई वस्तु कभी 0 नहीं हो सकती, कोई वस्तु कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो उसको हम 0 और माइनस को काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए 1 2 3 4 5 और अनगिनत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, तो हमें पता चल गया प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। उसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई, तो हमें पता चल गया कि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन होल संख्या क्या होगी कि हमें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, पहले हम गिनते करते थे कि हमें पता नहीं था कि 0 भी होती है, कोई हमें क्या पता था 0 नहीं होती। तो हम पहले क्या करते थे 1 2 3 4 5 ऐसे करके करते। तो आप सोचोगे कि इनको ऐसे पता था कि अनगिनत तक जा रहे हैं, तो फिर ये इनको 0 का नहीं पता था, तो फिर ये 10 कैसे लिखते थे। तो उसको 10 को या ऐसे 10 लिख दिया, या कोई यहाँ पर मानचित्र बना दिया, किसी का चित्र बना दिया। तो ऐसे करके उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी कि हम कैसे पहचाने, क्योंकि 10 भी याद करना पड़ता था, उसको 20 भी याद करना पड़ता था, उसको 30 भी याद करना पड़ता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे देश के एक गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने लास्ट में जाकर इसको क्या किया, 0 दिया। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तो आर्यभट्ट ने दिया था वो 0। तो 0 दिया तो उनको पता चल गया कि 0 के बिना, जैसे शादी फूफा के बिना अधूरी रहती है, तो वैसे ही संख्याएं काउंटिंग 0 के बिना अधूरी रहती हैं। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं होल नंबर, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं W से, बड़ा W। तो W आ जाए, आपको पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि होल नंबर W कौन सा, और आंसर दे दे, आपको वही आंसर दे दे √5 1/3 0 या 1 या -3। तो इसमें आप क्या बताओगे होल नंबर कौन सा है। तो W कौन सा है, इसमें W हो गया 1, क्योंकि ये प्राकृतिक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये माइनस वाली पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका W का आंसर देंगे हम -1, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, होल नंबर का पता चल गया। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं होल नंबर को बोलते हैं 0 से स्टार्ट होती है। जो ये 0 कब दिया था, किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि 0 आया कहाँ से, किसने इसको उत्पन्न किया। तो उत्पन्न किसने किया, आर्यभट्ट ने इसको उत्पन्न किया, इसको जन्म दिया है। तो 0 क्या हो गया, तो प्राकृतिक संख्याओं का पता चल गया, पूर्ण संख्याओं का पता चल गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को कौन सी वैल्यू है जो उसको अलग करती है। तो हमें पता होना चाहिए W और अन को केवल 0 ही अलग कर सकती है। तो प्राकृतिक संख्या और होल संख्याओं को W और अन को केवल 0 ही अलग करती है। तो उसके बाद आता है पूर्णांक।
तो पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। तो पूर्णांक होता क्या है? तो हमें प्राकृतिक संख्या और होल संख्याओं का पता चल गया, लेकिन हमें क्या है, 0 से स्टार्ट है और लास्ट में जाके हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं पता कि किसी को कुछ उधार दे दिया तो उसमें से हम कोई, हमारे पास कोई पैसा है तो उसको हम नेगेटिव वित्त करेंगे, उसके अंदर से घटाएंगे तो तभी तो जाके किसी को उधार दे सकते हैं। तो फिर हमने लास्ट में क्या किया? तो लास्ट में क्या किया, एक हमारा गणितज्ञ आया, हमारा गणितज्ञ आया, तो पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर फिर इसको बनाया किसने, इसको देखा किसने? तो ये है एक ज़ैलिन, हमारा एक गणितज्ञ था ज़ैलिन। ये जर्मनी का था, हमारा नहीं था वैसे, जर्मनी का था। तो ये ज़ैलिन ने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया -1, -2, -3। तो इन्होंने बताया कि इन्फिनिटी तक माइनस में भी जाते हैं, जो प्लस में जाते हैं तो उसी तरह इन्फिनिटी में माइनस में भी वैल्यू जाएगी, तभी हम किसी वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बनाया, तो इसको डिनोट किससे करेंगे? इसको डिनोट करने का हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बड़ा आई भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने जिद की कि हमें मेरा नाम देना पड़ेगा इसको। तो इसको क्या किया फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक से आपको z से इसको डिनोट कर देंगे। तो पूर्णांक को हम किससे डिनोट करेंगे? z से। तो पूर्णांक में होता क्या है, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक और 0 +1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या हो गया, इसमें होल नंबर और प्राकृतिक नंबर दोनों जुड़कर और माइनस में और ऐड हो गए, ठीक है। तो ये सब हो गए पूर्णांक। तो पूर्णांक का हमें पता चल गया। तो हमें क्वेश्चन पूछेगा कि z 4 वैल्यू लिख देगा कि उसमें √5, √4, 1/3, 2/4 या कुछ भी लिख देगा ऐसी वैल्यू। तो इसमें पूछेगा कि आपका इसमें से z कौन सा है। तो z कौन सा है हमें देखना पड़ेगा। √5 को √5 बनाएंगे, इसको हल नहीं कर सकते हम, ठीक है। 1/3 ये हमारा पूर्णांक में नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है इसमें न तो हम पॉइंट वाली वैल्यू लेंगे, न अपॉन वाली वैल्यू लेंगे, न इसमें घातांकन करने वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हम क्या पता चल गया, √5 नहीं है, 1/3 नहीं है, 2/3, इसको हम काट के देखेंगे तो 1/2 फिर भी रह गया, ठीक है। तो 1/2 रह गया, तो लास्ट में क्या बचा? आप कहोगे ये भी रूट वाला है, तो ये रूट वाला है, तो ये कैसे हम पूर्णांक बोल सकते हैं? तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो +-2 आएगा। तो √4 को हम सोल्व करेंगे तो +-2 आएगा। इसका रूट हटाएंगे तो हमेशा +- आता है। तो हमेशा रूट हटाने के बाद +- आता है। तो +- आएगा तो ये क्या हो गया, प्लस का 2 भी हो गया और माइनस का 2 भी हो गया। तो प्लस का 2 भी है इसके अंदर और माइनस का 2 भी है। दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मानेंगे तो उसमें से हमें पूर्णांक में मिल जाएगी। तो हमें पूर्णांक का भी अब पता चल गया कि z कहाँ से आया, z ज़ैलिन से लिया गया है। और ये पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को हमें लिखना नहीं है, इन्फिनिटी को लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वैल्यू कौन सी है। इन्फिनिटी का मतलब ही नहीं पता आता कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आया कहाँ से, इन्फिनिटी आया कहाँ से। जैसे हमारे यहाँ 0 आया वैसे ही हमारे यहाँ इन्फिनिटी आया। इन्फिनिटी का 0 का मतलब होता है शून्य, कुछ नहीं। 0 का मतलब होता है शून्य, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे एक हिंदू ग्रंथ है, हमारा एक हिंदू ग्रंथ है, उसमें शून्य का मान लिखा हुआ था। तो उन्होंने 0 का मान वहीं से लिया गया है कि हिंदू ग्रंथ में शून्य का मान यानी कि कुछ भी लिखा हुआ था, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर इन्फिनिटी का किसी ने बताया, इन्फिनिटी को बताया हमारा एक गणितज्ञ है भास्कर, ठीक है। तो भास्कर ने देखा कि आगे जा रही है वैल्यू, जाती जा रही है, लास्ट में कहाँ पर डटेंगी, तो लास्ट में इसने क्या किया, इन्फिनिटी तक रुकेंगे। तो उसने लास्ट में बताया इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहाँ से लिया गया है, इन्फिनिटी वर्ड भी हमारा एक हिंदू ग्रंथ है, हिंदू देव दर्शन, शायद हिंदू देव दर्शन नाम है उसका। तो हिंदू देव दर्शन के ग्रंथ से लिया गया है इन्फिनिटी। उसमें
ग्रंथ में क्या लिखा गया है, इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, इन्फिनिटी का मतलब है अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब ओनली भगवान होता है, कि वो ही अनंत है, इसके अलावा सबका अंत है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, पूर्णांक का पता चल गया, इन्फिनिटी का पता चल गया, जीरो का पता चल गया। तो इंटीजर को लिखते कैसे हैं, जेड से डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी कहाँ से आई है ये पता चल गया। तो अब हमें पूर्णांक का पता चल गया। तो हमें क्या है, अब हम इससे कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको हल करके देखेंगे। तो दोस्तों मेरे रीति करो सुनो। तो आपको पता है कि पूर्णांक हो गई, तो पूर्णांक में क्या होता है, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं, एक तो धन पूर्णांक होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक होता है ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो आपको पूर्णांक के बारे में पता चल गया। और अब देखेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है आपको पता ही चल गया, आपको इसके बोल से पता चल गया कि पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस। तो प्लस वाले +1 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो भी प्लस वाले होते हैं, तो प्लस वाली वैल्यू है तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और फिर जो माइनस वाली वैल्यू है -1 -2 -3 इससे लेके इन्फिनिटी तक, तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो लेकिन आपको पता चल गया कि पूर्णांक इंटीजर में तो जीरो भी थी, इसमें क्या होगा, इसमें ओनली पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। तो हम बता दें आपको, तो जीरो एक ऐसी वैल्यू है न तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही वो नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो क्या है, जीरो शून्य कुछ नहीं है। तो जीरो कुछ ही नहीं है, तो इसको न तो हम नेगेटिव लिख सकते न इसको पॉजिटिव लिख सकते। तो इसका क्या पता चल गया हमें कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है न ही नेगेटिव इंटीजर है। तो हमें अब क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे आते हैं और हम कैसे उनको सोल्व करेंगे। उसको कथन वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो जैसे यदि कोई एक्स वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि कोई एक्स वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, तो वह x + y वह नहीं क्या x + y एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। क्या x + y एक प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है। तो एक प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, 1 2 3 ऐसे लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो x + y, तो हमें सोचना पड़ेगा, कोई भी x होगी, कोई भी वैल्यू होगी, दो वैल्यू लेनी है इसके अंदर से, तो एक 1 ले लिया और दूसरा 2 ले लिया, तो उसमें से x + y, तो इसमें जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, इसमें आ गया 3। तो ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो 3 वैल्यू क्या है इसके अंदर है, तो इसको 3 वैल्यू है, तो ये एक प्राकृतिक संख्याएं है, तो ये इसका हमें पता है। तो क्या हो गया, x + y एक प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, यस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। तो ऐसे ही कथन वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो अब हमें पता करना सब, दूसरा क्वेश्चन है, क्या x - y एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो हमें ये बताना पड़ेगा x - y एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहली x ले लिया हमें 2 ले लिया, या पहला x ले लिया हमें 5 ले लिया, तो 2 की जगह हम 5 ले लिया, और दूसरी y की वैल्यू ले ली हमने 1 ले ली। तो हम क्या सोचेंगे, 4 क्या है, प्राकृतिक संख्याएं है। तो 4 प्राकृतिक संख्याओं के अंदर है। तो लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यदि उन्होंने x बड़ी वैल्यू ले ली ना x छोटी वैल्यू ले ली, तो x ले लिया 2 और y ले लिया 5, तो क्या होगा, -3। तो -3 का हमें पता है, -3 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती है। तो ये क्या आती है, पूर्णांक संख्याओं में आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। तो
तो ये क्या आता है, कभी कथन वाले क्वेश्चनों में आ जाते हैं, रीजनिंग में आ जाते हैं, मैथ में तो आते ही आते हैं, तो रीजनिंग में भी आ जाते हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए। तो x माइनस वाई कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि एक भी वैल्यू जो हमें पूछ रखी है उससे अलग आ गई तो उसको हम बिल्कुल नो कहेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या x मल्टीप्लाई वाई एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो ये हमें पता होना चाहिए, x मल्टीप्लाई वाई एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो हमें बताना पड़ेगा प्लस एक प्राकृतिक संख्या है, x ले लिया, वैल्यू हमने 1 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, कुछ भी ले लिया, y की जगह हमने ले लिया 2 या 2 ले लिया, 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 20। यानी कि 5 ले लिया, उसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे या कौन सी वैल्यू से करेंगे, तो इसमें क्या आ गया 15 आ गया। तो 15 आ गया तो हमें पता चल गया कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्राकृतिक संख्या को एक प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसका एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि x मल्टीप्लाई वाई एक प्राकृतिक संख्या को एक प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा वे प्राकृतिक संख्या आएगी, बिल्कुल यस आएगी। तो अब हमें पता चल गया, हमें रीजनिंग में आते हैं ये सवाल, तो इस क्वेश्चनों को हमें आसानी से निकालना पड़ेगा और इसको ऐसे नहीं बोल सकता, इनसे डिनोट करके पूछ सकता है। तो हमें तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है x क्या x डिवाइड बाई वाई, तो x को y से डिवाइड करेंगे तो क्या वह एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो x एक प्राकृतिक संख्या को एक प्राकृतिक संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या वह प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो चलो अब हम देखते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या x कोई वैल्यू ले ली, तो हमने मान लिया एक वैल्यू ले ली, एक y की वैल्यू ले ली, हमने 3 ले लिया, तो क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये अपोन में आ गया। अपोन वाली प्राकृतिक संख्या होती क्या आपको पता है, जिसको हम जिस वैल्यू को जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उससे, तो वो होती है प्राकृतिक संख्या। तो 1/3 कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, तो 1/3 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, तो इसका वैल्यू आंसर आएगा 9। तो ये अब हम पता चल गया कि x और y प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी करें प्राकृतिक संख्याओं का तो उनका आंसर क्या क्या आता है। तो हमें शॉर्ट में पता होना चाहिए, शॉर्ट में पता होगा तो हम आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता चल गया, उसको प्लस करे प्राकृतिक संख्या को प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, लेकिन एक और बच गया कि प्राकृतिक संख्या के घात प्राकृतिक संख्या हो तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्राकृतिक संख्या होगी या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी कैसे पता चलेगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का पता है हमें क्या है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक हमें प्राकृतिक संख्या x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कुछ भी ले लिया, ठीक है, x की वैल्यू 2 ले लिया और y की वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो ये क्या होगा, इसकी आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। 8 क्या है, 8 एक प्राकृतिक संख्या के अंदर है, लेकिन हमने और देखना पड़ेगा। मान ली 3 की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो 3 तिया 9, तो इसका भी वैल्यू क्या आती है, प्राकृतिक संख्या तो आ रही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर y, x की प्राकृतिक संख्या की पावर प्राकृतिक संख्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये यस ये बिल्कुल प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमें प्राकृतिक संख्याओं के कुछ क्वेश्चन ले लिए, अब हम पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं का क्वेश्चन लेंगे। तो हमें क्या करना है, क्या एक पूर्णांक संख्या को दूसरी पूर्णांक संख्या से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा। तो क्वेश्चन हो गया, क्या x प्लस वाई एक पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या में हम ऐड करेंगे तो क्या वह पूर्णांक संख्या रह जाएगी। तो क्या x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो क्या वह पूर्णांक संख्या रह जाएगी। तो इसको देखना पड़ेगा हमें, क्या वह सच्ची में पूर्णांक संख्या रह सकती है या नहीं।
तो दोस्तों हमें क्या पता करना है, x प्लस वाई, एक पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या में ऐड करेंगे तो क्या वह पूर्णांक संख्या और रहेगी, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। तो पूर्णांक संख्या होती क्या है, तो इसमें 0, -1, -2, -3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं का हमें पता है कि कौन कौन सी पूर्णांक संख्या है। तो एक पूर्णांक संख्या में एक पूर्णांक संख्या ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका क्या पूर्णांक संख्या आएगी, तो हम हमें इसको देखते हैं। तो x क्या हो गया, x 1 हो गया, प्लस में कोई भी वैल्यू ले ली, x का मान एक पूर्णांक संख्या में से ले लिया, 1 ले लिया। तो y की वैल्यू क्या ले ली, y की वैल्यू 0 ले ली, या कोई 3 ले लिया, या कुछ भी ले लिया। तो x प्लस 0 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। तो क्या ये पूर्णांक संख्या में है, तो यस बिल्कुल है, ये एक पूर्णांक संख्या में है। जैसे 3 ले लिया, प्लस में -3 ले लिया मान के चलो, तो क्या ये पूर्णांक संख्या में है, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो ये बिल्कुल पूर्णांक संख्या के अंदर है। तो ऐसे भी कौन सी वैल्यू ले लो, तो पूर्णांक दो पूर्णांक संख्याएं ले लेंगे तो हम प्लस पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो बिल्कुल वह पूर्णांक संख्याएं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेना है। तो क्या पूर्णांक संख्या में से एक पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो क्या वह एक पूर्णांक संख्या बचेगी, ये देखना पड़ेगा हमें। तो एक x है, एक वैल्यू है पूर्णांक संख्या की, कोई भी ले ली, तो 3 ले लिया इसको, तो 3 ले लिया, तो माइनस में y की वैल्यू कोई भी पूर्णांक संख्या से उठा लो, तो माइनस में y की वैल्यू उठा ली 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल ये 2 - 2 एक पूर्णांक संख्या के अंदर है। तो ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लो, -11 ले लिया, तो -2 ले लिया, ये क्या होगा, -13 हो गया। तो -13 एक पूर्णांक संख्या के अंदर है, तो यस बिल्कुल है। तो इसका हमें क्या पता चल गया, इसका हमें पता चल गया कि एक पूर्णांक संख्या के अंदर से एक पूर्णांक संख्या को हम घटाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा यस एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो एक इसमें तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तो एक पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में ऐड कर दिया, एक पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या में माइनस कर दिया, तो क्या एक पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वह एक पूर्णांक संख्या होगी, तो क्या वह एक पूर्णांक संख्या होगी। तो अब हम इसका पता करना है। तो x की वैल्यू एक पूर्णांक संख्या से उठा ली, -3 उठा लिया, -4 उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। तो y की वैल्यू भी एक पूर्णांक संख्या से उठाएंगे तो इसका क्या आएगा, y की वैल्यू एक पूर्णांक संख्या से उठाएंगे तो -2 उठा लिया या 2 उठा लिया अकेला, तो इसको क्या आएगा, तो -3 × 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, -6। तो -6 क्या है, -6 एक पूर्णांक संख्या के अंदर है, तो बिल्कुल ये -6 एक पूर्णांक संख्या के अंदर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। तो क्या है, एक पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो अब हमें इसका पता चल गया। तब अब क्या रह गया, एक पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या से डिवाइड करेंगे, एक पूर्णांक संख्या को एक पूर्णांक संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या वह एक पूर्णांक संख्या रह जाएगी। तब हमें ये देखना पड़ेगा। तो एक पूर्णांक संख्या ले ली, कोई भी है, एक पूर्णांक संख्या ले ली, एक पूर्णांक संख्या ले ली, तो हमें मान लिया 1 ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया, कोई भी ले लिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये दूसरी पूर्णांक संख्या ले ली -4, तो कुछ भी ले लिया हमें, तो 1/-4, तो 1/-4 1 डिवाइड बाई -4 हो गया। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉट वाले उसको डिवाइड वाले ये इसको हमें पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं मानते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये बिल्कुल पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या है इन्फिनिटी तक और उधर +∞ तक, उसके अंदर कोई भी आ जाए लेकिन पूर्ण संख्या आनी चाहिए जिसकी हमें वैल्यू पता हो, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्या पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या की घात एक पूर्णांक संख्या हो तो क्या वह एक पूर्णांक संख्या होगी। तो यदि पूर्णांक संख्या की घात पूर्णांक संख्या होगी तो क्या वह एक पूर्णांक संख्या होगी। तो अब हम इसको देखना है। तो आप बताओ क्या होगी। तो आप क्या सोच रहे हो, यदि पूर्णांक संख्या को, तो पूर्णांक संख्या x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो x की वैल्यू 2 ले लिया, तो इसके y की वैल्यू हमें कोई भी पूर्णांक संख्या ले ली, यानी कि 3 ले लिया। तब क्या सोचोगे आप, इसका आंसर 8 आ गया। तो आप तो ये सोचोगे कि इसको पूर्णांक संख्या हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं, x की पावर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या की पावर पूर्णांक संख्या है, तो वो कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे नहीं हो सकती। यदि x की पावर हमने 2 ले ली,
x की पावर हमने 2 ले ली या 5 ले ली, कुछ भी ले लिया, तो लेकिन इसकी पावर हमने -3 ले लिया। यदि पूर्णांक संख्या की पावर पूर्णांक संख्या -3 ले लिया तो इसका आंसर क्या होगा, तो -2 की पावर -3 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो 1/2 की पावर 3, क्योंकि नीचे आके ये प्लस हो जाएगा, नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1/8। तो 1/8 क्या होगा, ये पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं आता है, तो ये पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं आता है। तो हमने बताया था कि कोई भी एक वैल्यू यदि हम उसको बारे में पूछ रहे हैं तो उसमें एक भी वैल्यू गलत आ गई तो हम उसको कभी भी वो वैल्यू का आंसर नहीं मानेंगे, तो वो पूर्णांक संख्या नहीं मानेंगे, क्योंकि अक्ष की पूर्णांक संख्या की पावर पूर्णांक संख्या है तो वो कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं आ सकती। तो हमने क्या सीख लिया, प्राकृतिक संख्या सीख ली, होल नंबर सीख लिया और पूर्णांक संख्या इंटीजर सीख लिया। तो अब हमें पता होना चाहिए, इन तीनों के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें पूर्णांक संख्या के बारे में पता चल गया, होल नंबर पूर्ण संख्या के बारे में पता चल गया, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में पता चल गया। तो अब इसके आगे आती है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। तो अब हम क्या करना है, आने वाली क्लास में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और आगे जो भी संख्याएं होंगी उसके बारे में हम गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, आज का जो भी करवाया हमने, वो नेचुरल नंबर करवाया, होल नंबर करवाया, उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको बना के हमें करना है। और एक लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ मैं, उसको कल आपको आज कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एक ट्रक में 3 बोरी हैं, एक ट्रक में 3 बोरी हैं, एक ट्रक में 3 बोरी है, हर बोरी में 30 नारियल है, हर बोरी में 30 नारियल है, और वह यह हरियाणा से दिल्ली जा रहा है, और उसके बीच में यदि वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, यदि वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, तो उसके बीच में कम से कम 30 टोल नाके आते हैं, उसके बीच में 30 टोल नाके आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि हर टोल नाके पर जितनी बोरी होती हैं, जितनी भी बोरी होगी उसका उतना ही नारियल निकलवा दिया जाएगा। हर टोल नाके पर जितनी बोरी होगी उतनी बोरियों में से उतना ही नारियल निकलवा दिया जाएगा। तो अब हमें बताना है तो कि 30 टोल नाके आते हैं, तो वह लास्ट में जाते वक्त लास्ट में जो सामान उतारेगा तब उसके पास कितने नारियल बचेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, सबको आंसर बताना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।